मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करते हैं कि 2004 में जो इंडिया शाइनिंग का भाजपा ने नारा दिया, क्या वो स्थिति 2024 में भी हो सकती है? क्योंकि शुरू में जब चुनाव शुरू हुआ तो बहुत से यूट्यूबर और योगेंद्र यादव और उन्होंने यही बात की, कुछ नेताओं ने भी, कि भाजपा पहले भी बड़ी बड़ी बातें करती थी। जैसे 2004 में हुआ, 2024 में मोदी जी के साथ भी वैसा ही होगा। लेकिन बहुत से लोगों की भी जानकारी है, कई लोगों ने कहा, पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो परिस्थितियां और अब की परिस्थितियों में बहुत भारी अंतर है। क्योंकि आप देखेंगे उस समय 2004 में 182 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2098 में जब चुनाव हुआ तब भी, और 1999 में कारगिल युद्ध के बाद भी जब चुनाव हुआ तो भाजपा के पास उसकी सरकार गिरने के बाद भाजपा के पास 182 ही सीट थी। लेकिन भाजपा की जो सीटें कम हुई, 30-32 सीट कम, 42 सीट कम हुई, 138 सीट पर भाजपा आ गई। और कांग्रेस 115-16 से 30 सीट बढ़ाकर 144 सीट पर पहुंच गई। तो केवल 30-35 सीटों का उस समय दोनों में अंतर था। लेकिन आज भाजपा जो है वो 303 सीट की पार्टी और वो 400 तक एनडीए को ले जाने की बात कर रही है। लेकिन उसमें और इस समय जो मूल कारण है, जिस विषय पे मैं आता हूं, जो इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट है, जो आगे भी इस विषय को लेकर जाएगा आने वाले भविष्य में भी, वो है क्षेत्रीय पार्टियों का दमन। यानी कि पूरी तरह क्षेत्रीय पार्टी जो है अप्रासंगिक होती जा रही हैं। जबकि 2004 के चुनाव में कांग्रेस के पास तो केवल 142-44 सीटें थी, जो कि इस चुनाव में बड़ा मुश्किल 60-65 तक जा सकती है। योगेंद्र यादव ने भी एक अपना आकलन दिया है कि 85 से 100 सीट, 85 सीट पर जाने के लिए कांग्रेस को एवरेस्ट से भी 2 गुना ज्यादा चढ़ाई करने जैसा समय लगेगा। अभी कांग्रेस 85 सीट जाना असंभव जैसी बात है। कांग्रेस 60-65 सीट तक ही जा पाएगी, ज्यादा से ज्यादा दौड़ेगी तो। लेकिन उस समय 144 सीट थी। लेकिन मेरा जो मूल है कि क्षेत्रीय पार्टी, उस समय भाजपा के कुछ गठबंधन टूटे डीएम के साथ और क्षेत्रीय पार्टी को वहां उस समय जबरदस्त, जो भाजपा के साथ थी एनडीए, उनको जबरदस्त नुकसान हुआ। और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर, क्योंकि आज के दिन आप देखेंगे जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बाद थी तो वो थी सीपीआई सीपीएम, यानी कि वामपंथी दल। 59 सीट 2004 में थी, 59। आज वो पूरे देश में कहीं भी लाइन में नहीं है। और तो और वो केरल की जो पार्टी है जहां वो सत्ता में है, वो एक सीट प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ तरस रही है कि एक सीट भी उसकी आ जाए। इतनी बुरी स्थिति में आज सीपीएम यानी वामपंथी दल हैं। उस समय वो त्रिपुरा में सरकार में थे, पश्चिम बंगाल में सरकार में थे, लेकिन आज उनकी स्थिति पूरे देश में अप्रासंगिक हो गई है। जो बाहर से तो कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन अंदर वो कांग्रेस के साथ मिलकर ही अपना एजेंडा चलाते थे। आप एक एक स्टेट वाइज देखिए कि किस तरह क्षेत्रीय दलों और राजघरानों का मोदी ने अंत किया। क्योंकि जब स्पेस था कांग्रेस के बाद, कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होती गई तो क्षेत्रीय दलों ने अपना स्थान लिया। भाजपा उस समय उतना स्थान नहीं ले पाई, लेकिन आज भाजपा ने हर क्षेत्र में अपना स्थान लिया है। अब जैसे जम्मू कश्मीर की आप बात करेंगे, उस समय 6 सीट ये लोग जीत गए थे कांग्रेस के साथ मिलकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो भी। लेकिन इस बार 3 सीट पे ये दोनों, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक और एनडीए के उम्मीदवार खड़े हैं, जो बारामूला सीट से सज्जाद लोन, हो सकता है वो भी एक सीट जीत जाए। यानी कि 1, 2, 3 सीट तक का इनका, यानी इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। और क्षेत्रीय पार्टी में आगे बढ़ेंगे अकाली दल, उस समय भाजपा के साथ थे लेकिन एक बड़ी पावर थी। मेरे कहने का मतलब वो घपले वाली स्थिति देश में नहीं होने वाली कि कोई किसी को ब्लैकमेल करेगा, कोई मोदी जी को कर लेगा या कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अकाली दल उस समय इस स्थिति में था, 8 सीट थी अकाली दल के पास,
लेकिन आज अकाली दल हरसिमरत कौर ही बठिंडा से अपनी सीट बचा ले तो अकाली दल बहुत बड़ा जश्न मनाएगा, क्योंकि 12 सीटों पर अकाली दल का कोई भी किसी भी प्रकार का कोई अपना सिस्टम ही खत्म हो चुका है। पूरी पार्टी गलत की ओर जाती जा रही है। और पंजाब में अब आम आदमी पार्टी 2 जीते 4 जीते जैसे उसकी स्थिति थी, दिल्ली में उसकी कोई सीट नहीं आने वाली, तो इनकी भी, क्योंकि पिछली बार भी आम आदमी पार्टी बहुत सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन अब तो केवल 22 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। और उसके बाद बढ़ेंगे आगे हरियाणा में, एक बहुत बड़ा उस समय से अभी तक दल चल रहा था। तो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि 2024 में बहुत से दल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं, यानी लुप्त की ओर जा रहे हैं। हरियाणा में एक शक्ति थी चौधरी देवीलाल की, ओम प्रकाश चौटाला की, लेकिन परिवार में विभाजन हुए, 2 पार्टी बनी। आज वो दोनों पार्टी शायद ही 5% वोट भी ले पाए, यानी कि हरियाणा में भी क्षेत्रीय दल पूरी तरह से गौण। उसके बाद आप आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश की ओर जाएंगे, तो 2004 के चुनाव में 35 सीटें अकेली, 35 सीट अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 10 बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी और 3 सीट आरएलडी ने भी जीती थी। आज आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में भी एक भी सीट मुकाबले तक में भी नहीं है, जीतना तो बड़ी दूर की बात है। और समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह इस बार अप्रासंगिक है। 2014 में भी उसको 5 सीट मिली और 2019 में भी 5 सीट मिली। अब भी वो उसको ये है कि उनके जो घर के 5 लोग लड़ रहे हैं वो भी किसी तरह जीत जाए पांचों, तो आनंद हो जाए। यानी कि भारतीय राजनीति, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं लोकसभा में बात कर रहा हूं कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी भी किसी भी प्रकार की सरकार के साथ रहने में उसकी भी स्थिति उस तरह ब्लैकमेलिंग और उस तरह नहीं है। उससे आगे बढ़ेंगे, तृणमूल कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल है। उस समय तो चलो उसकी 1 सीट थी, लेकिन आज एक बड़ा दल है क्षेत्रीय पार्टी में उभरता हुआ। लेकिन वो भी धीरे धीरे, जैसे 2014 में उसको 35 सीट मिली, पिछली बार उसको 2019 में 22 सीट मिली, इस बार उसकी सीटें और भी कम होने वाली हैं। यानी कि एक मजबूत धड़ा जिसको कहते हैं वो उसका भी नहीं रहने वाला। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, बीजू जनता दल, पिछली बार उसको 12 सीट मिली थी, लेकिन लगता है इस बार उनकी सीटें भी पूरी तरह कम होने वाली हैं और वो पूरी तरह अप्रासंगिक, यानी कि क्षेत्रीय दल बीजू जनता दल भी अपने अंतिम कगार की ओर है, क्योंकि उनका कोई राजनीतिक विरासत भी नहीं है। एक तमिलनाडु से आए हुए एक IAS अफसर पांडेन करके, विजयन करके हैं, जो वो स्थिति में है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आंध्र प्रदेश। पिछली बार YSR को 22 सीट मिली थी, लेकिन इस बार चंद्रबाबू नायडू और उनमें टक्कर है, आधी आधी सीट या 17-18, क्योंकि NDA के साथ है चंद्रबाबू नायडू। लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह से किसी को ब्लैकमेल करके इधर उधर जाने की क्षमता में हो, क्योंकि छोटे छोटे दल ही बन रहे हैं। और 2004 में यही सबसे बड़ा प्रदेश था, उस समय संयुक्त पंजाब ये था आंध्रा। तो 42 सीट में से 29 सीट कांग्रेस और उसके गठबंधन ने 35 सीट जीती थी। 42 में से केवल 5 सीट तेलुगु देशम पार्टी को मिली थी। तो वो भी पूरी तरह, उस समय जो मूल कारण था, यही सरकार, ये आंध्रा ही थी जिसने कांग्रेस को इतनी बढ़त पर लेकर गई थी। उससे पहले हम बात करेंगे इसी तेलंगाना जो हिस्सा हुआ, पिछले चुनाव तक भी BRS एक ताकत थी, लेकिन इस बार वहां भी कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री बनने के लिए निकले थे, लेकिन उनकी स्थिति वो नहीं है। जनता दल यूनाइटेड वो भी धीरे धीरे अपने गरत की ओर जाता जा रहा है। जैसे जैसे नीतीश कुमार की उम्र बढ़ रही है, वो खुद ही 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि नीतीश इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे। कभी तो ये कहेंगे कि बिहार में NDA को नुकसान हो रहा है, नीतीश को नुकसान हो रहा है। अगर नीतीश को 5-6 सीटों का नुकसान हो रहा है तो उसकी सीटें ही 10, 11, 12 आ पाएंगी, तो वो कितनी एक ताकत के साथ इधर उधर घूमेंगे।
एक पार्टी है जिसने पिछली बार सुपड़ा साफ कर दिया था तमिलनाडु में, डीएमके। तो वो पार्टी आज भी किसी तरह स्टैंड है, लेकिन वो इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती। और उसके साथ जो सामने पार्टी थी एआईडीएमके जयललिता की, इस बार इस चुनाव में एक उस क्षेत्रीय दल की भी हालत पूरी तरह गर्त में और लगभग समाप्ति की। और वहां भी अब धीरे धीरे भाजपा और डीएमके का युद्ध होना शुरू होगा। तो उसके बाद केरल की, जैसे मैंने आपको बात कही, वहां कभी कोई एक दल जीता ही नहीं। कभी हमेशा 1952 से लेकर आज तक कोई ना कोई गठबंधन ही जीतता रहा, चाहे वो यूडीएफ हो चाहे वो एलडीएफ हो। इसके आगे हम जाएंगे, एक बड़ी ताकत किसी समय थी जनता दल सेकुलर जो देवगौड़ा की थी, लेकिन वो भी अब 2 सीट, वो भी भाजपा के कदमों में जाके कोई 2 सीट 1 सीट जीतेंगे। तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ भी कर्नाटका में भी अब मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा करेगा। यहाँ पे भी क्षेत्रीय दल की लोकसभा चुनाव के नाते प्रासंगिकता पूर्णतः खत्म होने वाली है। उससे आगे चलेंगे महाराष्ट्र में 2004 में तो साथ थे ही बाला साहब जब जीवित थे, लेकिन अब मैं इस समय की बात करूं तो बड़ी ताकत थी शिवसेना। और पिछली बार भी लोकसभा में शिवसेना के 18 सांसद थे, लेकिन शिवसेना 2 हिस्से हुई और अब मूल शिवसेना भी नहीं रही। लेकिन उद्धव ठाकरे की भी अब पूरी ताकत 5-7 सीटों में रह जाएगी। वो भी इस ब्लैकमेलिंग करने के सिस्टम से पूरी तरह से बाहर होने जा रहे हैं। इसी तरह उनके साथ उनके साथी आजकल शरद पवार, वो उम्र में भी बढ़ गए। मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि शरद पवार को राजनीति में उस इलाके का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन मैंने आज तक, जब बचपन से लेकर आज तक, जब वो कांग्रेस में थे उसके बाद उन्होंने अलग पार्टी, उनको अपने दम पर कभी सरकार बनाते नहीं देखा। वो कभी कांग्रेस के साथ चले जाते थे, एक बार उन्होंने भाजपा को भी बाहर से समर्थन दिया, फिर शिवसेना भाजपा के साथ मिल गई, लेकिन उनकी ताकत कभी भी महाराष्ट्र में उस तरह से नहीं रही। लेकिन क्योंकि कोल्यूशन का जमाना था पीछे 1989 से लेकर 2014 तक, तो उसमें उनकी भूमिका बनी रही। और उनको आज तक ये कहा गया कि वो तो चाणक्य हैं, लेकिन उस चाणक्य की घर में ही पकड़ कमजोर हो गई, तो वो किस बात के चाणक्य रहे। उनके भतीजे, यानी कि पिछली बार 4 सीट उनको आई थी, तो उनके भी प्रासंगिकता 2-4 सीट में, अब वो किस तरह से लड़ेंगे, घर में ही नहीं वो संभाल पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई। तो उस क्षेत्रीय दल का भी अब लगभग पतन की ओर रास्ता है। और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस समय सीट आई थी, लेकिन आज वो भी शिबू सोरेन के जो बेटे हेमंत सोरेन है, वो ईडी के द्वारा अंदर हैं, जेल में हैं, कब बाहर आएंगे। और घर में भी शिबू सोरेन की जो 2 बहुएं थी, एक भाजपा में चली गई और एक मुख्यमंत्री अब नया बनने की तैयारी में है, प्रयास में है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। तो उस क्षेत्रीय दल की भी आज इस प्रकार की स्थिति है। कुल मिलाकर आप देखेंगे पूरे देश में कोई भी क्षेत्रीय दल 20 सीट पार, एक डीएमके को छोड़कर अगर वो 18-20 ले जाए, और ये ममता बनर्जी 17 ले जाए, 20 ले जाए, 19 ले जाए, 15 ले जाए, तो कहने का मतलब कोई इस तरह के 2-4 बड़े धड़े नहीं हैं जो 150-200 के 4 लोग हों और वो सीटें जीते और मोदी का जो इस देश में रुतबा चल रहा है उसको किसी प्रकार से रोक पाए। ये मैं 272 से इनके सपने की बात कर रहा हूं, जबकि क्लियर है भाजपा 303 सीट से 1-2 सीट फालतू ही लाएगी। मेरा अपना आकलन है कम नहीं आने वाली, क्योंकि इधर जो 10-15 सीट बार बार मैं कह रहा हूँ कम होंगी, वो उड़ीसा, आंध्रा और जो साउथ का कुछ इलाका है वहां से पूर्ण होगी। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं लगती किसी भी प्रकार की। मेरा मुख्य उद्देश्य तो आज ये था कि किस तरह से क्षेत्रीय पार्टी जो देश में है किस प्रकार से अप्रासंगिक होती जा रही हैं लोकसभा को लेकर, क्योंकि नीचे के लोग अब देश में विधानसभा में अलग सोचते हैं और लोकसभा के लिए अलग सोचते हैं। इसका सबसे बड़े उदाहरण उड़ीसा और दिल्ली है।
दिल्ली में केजरीवाल को विधानसभा सौंपी जाती है, लेकिन लोकसभा में सारी सीटें मोदी को जिताते हैं। इसी तरह उड़ीसा में भी आपने देखा होगा, एक ही समय में चुनाव हो रहा है, 2014 में हुआ या 2019 में भी, अब भी नीचे की सीट वो बीजू जनता दल की सरकार बनाते हैं और ऊपर वो मोदी के नाम का वोट डालते हैं। तो अब जो हमारा देश का लोकतंत्र है वो बड़ा परिपक्व और लोगों की समझ भी बड़ी परिपक्व हो रही है। तो कहने का अभिप्राय कि 2004 को बहुत सी स्थितियां नहीं बदलने वाली, कुछ और क्षेत्रीय दलों में कुछ क्या क्या उनकी स्थितियां रहती है, कितना। अभी केजरीवाल जी ने एक बात भी कही कि हमारी तो ना तो कांग्रेस के साथ लव मैरिज है और ना अरेंज मैरिज है, यानी वो 2004 से पहले ही उसके कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन टूटना ही था, वो तो पहले ही तय था। तो वो तो केवल अपने जेल जाने से बचने के लिए ये चीज़ें कर रहे थे। तो ये स्थितियां रहेंगी। मेरा ये चैनल आपको पसंद आए, मेरे इस अंक को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आइकॉन बेल दबाइए। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।